तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ यार कि कोई ना कोई बात चुभनी चाहिए आपको। सही बात। अगर आपकी स्थिति आपको मोटिवेट नहीं कर सकती तो दुनिया में कोई स्पीकर, कोई इन्फ्लुएंसर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये एक ऐसी जगह है अरविंद जहाँ अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। क्योंकि आगे जाने के लिए गाड़ी में 7 गियर होते हैं, लौटने के लिए एक ही बहुत है। बात सही। एक ही रिवर्स गियर में आपकी गाड़ी वहाँ पहुँच सकती है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कैरेक्टर बोलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बचा के रखना, खासतौर पर जब आप पब्लिक लाइफ में। इंपॉर्टेंट है, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ। कोई भी एक बनाइए, और एक बात और ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मेंटर भी नहीं होने चाहिए। 2 तरह के लोग ज़िंदगी में बर्बाद हो जाते हैं। सुन लो सारी मेरी बात, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। बात नंबर 1, पहला जो किसी की नहीं सुनते वो बर्बाद होते हैं। दूसरा जो बहुत लोगों की सुनते हैं वही बर्बाद हो जाते हैं। इंडिया में जब मोटिवेशन की बात आती है तो सबसे ऊपर इनका नाम आता है। इनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपने सीखी भी होंगी। ये ऐसे इंसान हैं जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेट्स वेलकम वन एंड ओनली सोनू शर्मा। सोनू शर्मा को इंटरव्यू करना ये बहुत बड़ी बात है और मैं आज बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी ये दिन मेरी लाइफ में आया है। इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि आज स्वयं सोनू शर्मा सर, जो मेरे खुद के आइडियल रहे हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर। तो सर, जब भी मैं आपको देखता था, आपके वीडियोस देखता था, आपसे इंस्पायर होता था, बहुत सारे आपके डायलॉग्स हैं जो खुद मैंने बहुत बार स्टेज में यूज़ किए हैं। हमेशा देखता था कि यार किस लेवल पे एक छोटा सा मिडिल क्लास का ये लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ और बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, द सोनू शर्मा उस टैग तक एक मिडिल क्लास का लड़का कैसे पहुँचा, वो इंस्पिरेशन स्टोरी क्या है, वो अगर शेयर करेंगे तो मजा आ जाएगा। स्टोरी सिंपल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और हर घर घर की कहानी है। और कहानी कुछ ऐसी है कि 98 में ग्रेजुएशन करके जब घर पहुँचे तो, और मैं अरविंद आपको बता दूं कि अपन 50% मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं। कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं आती थी हमारी। अभी आजकल तो 95, 97, 98, 99% हमारा यहाँ तो दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज है, 100% कट ऑफ जाता है उसका कि आपके 100% मार्क्स हैं तो ये आपको एडमिशन मिलेगा। हमारे तो 100% सबके मिला के भी नहीं होते थे। तो 98 में जब ग्रेजुएशन करके अपन घर पहुँचे तो वो पहला एक ऐसा वाक़या था जहाँ से लाइफ एक अलग ट्रैक पे दौड़ने लग गई। पढ़ते लिखते थे नहीं, सीरियस नहीं थे लाइफ में, और बहुत जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के छिछोरे होते हैं ना, वैसे हम सब छिछोरे थे और सब उल्टे सीधे काम करते थे। मतलब यहाँ तो बताना भी नहीं चाहिए कि क्या क्या करते थे, और समझ सब गए होंगे कि क्या क्या करते होंगे। तो जब पहुँचे घर तो फादर साहब को बताया कि आज हम पापा पास हो गए। हमारे लिए पास होना तो कि एवरेस्ट चढ़ जाना था कि हम पास हो गए। तो परसेंटेज तो कोई पूछता ही नहीं था ना उस दौर के अंदर। 97, 98 में तो पूछता पास हो जाएगा ना, भाई इतना ही बहुत है। बहुत खुश थे। तो हमने बोला कुछ हमको तोहफा दीजिए, अब पास हो गए अपन। तो इवेंट टू द रूम, वापस आए, मुझे याद है वो पेपर जैसा आपके हाथ में है ना, उन्होंने मेरे हाथ में दिया। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये क्या है? तो बोले वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज़ एंड यू हैव टू पे। और ये बात है 98 की। तो आज से अगर आप 25 साल पहले चले जाएं और उसको 3 लाख रुपए का वैल्यू निकालें तो मुझे लग रहा है आज का करीब करीब 50 लाख या 1 करोड़ रुपए हो सकता है वो। और आज से 25 साल पहले हमारा उम्र क्या हो रहा होगा? 19 साल, 20, 18, 19 साल। तो लाइफ का सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल था और चैलेंज था वो यहाँ से शुरू हुआ। और ये बात तो पहले ही दिन समझ में आ गई कि ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होने वाली, और अगर ज़िंदगी ऐसे ही जीता रहा तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, कम होंगी नहीं। तो वो दिन ने एक बहुत बड़ा झटका दिया, और फिर ईश्वर ने बहुत मदद करी। कहते हैं जी, जहाँ चाह वहाँ राह, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। इंसान की मदद वो करता है अगर आप कुछ दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। तो फिर लग गए काम के अंदर और बाज़ार में उतर के धीरे 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 मेहनत करनी शुरू कर दी, और फिर आखिरी में खुदा मेहरबान हो गया, गधा पहलवान हो गया। जैसे सर आपने भी बोला कि आप 19 साल के थे और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन समझ पा रहे हैं, और वही सेम प्रॉब्लम बहुत सारे यूथ के साथ आज है। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लड़के हैं, लेकिन वो अपनी घर की कंडीशन को नहीं समझते, उसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं। तो
आपने अपने आप को उस चीज से बाहर कैसे निकाला, उन डिस्ट्रैक्शन से? बिकॉज वो आसान नहीं होता है। नहीं होता क्या है अरविंद, कभी कभी ना बड़ी से बड़ी बात चुपती नहीं है और कभी छोटी से छोटी बात भी चुप जाती है हाँ, कभी कभी। और वो कोई एक मोमेंट होता है यार आपकी जिंदगी में ना, कि वही बात अगर कोई आधा घंटा पहले बोलता और वेट के साथ बोलता तब भी शायद आपको नहीं लगती। होता है ना कभी कभी। और कभी कभी किस इस अंदाज में बोली जाती है कि उसकी ग्रेविटी कम भी हो, लेकिन वो साला सीधा अंदर घुस जाती है कि यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। तो कुछ समय भी ऐसा होता है। तो वो मोमेंट ऐसा था, जिस तरीके से पापा और मेरा वो डिस्कशन हो रहा था, तो आई वॉज वेरी नर्वस। और मुझे ये लग रहा था कि यार हमारा मकान मोर्टगेज था, तो मुझे लगा यार ये मकान बिक जाएगा, यार मकान बिक जाएगा तो यार बड़ा वैल्यू गुडविल खराब हो जाएगा यार, क्योंकि मकान मोर्टगेज है या आपका गिरवी है, वो तो हमने फिल्मों में देखा था, ये तो मालूम चला कि हमारे साथ ही हो रहा है यार ये। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती थी हमारे लिए कि अच्छा अब 3 लाख रुपए पैसे तो पैसे से दिए जाएंगे, अब कैसे आएंगे। तो दिमाग लगाया कि कैसे आएंगे। तो वो कहते हैं कि वेन एवर द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट अगर चाहता है तो कोई ना कोई मास्टर आ जाता है आपको सिखाने के लिए। जी, तो हमारे पिताजी के एक दोस्त थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, राजीव नाथवानी उनका नाम था। जी, अभी भी कहीं सुन रहे होंगे शायद, तो उनको याद आ जाएगा कि लड़का ठीक बोल रहा है। तो मेरे पापा उनको मेरे पास, मतलब मुझे उनके पास ले गए। तो राजीव जी ने बताया कि हम, मेरे पास एक तरीका है तुम्हारा लोन उतारने का। तो पापा ने पूछा क्या तरीका है, बोला लोन उतारने के लिए लोन ले लो। अच्छा। तो और लोन उतारने के लिए लोन कैसे ले लो, तो उन्होंने बोला ना एक भारत सरकार की योजना है PMYR, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये उन निकम्मों लोगों को लोन दिया जाता है जो जिनके पास मोर्टगेज करने के लिए कुछ नहीं है, तो अप टू 1 लाख रुपीस आपको मिल जाएंगे। तो मैं फाइल वाइल आपकी लगा देता हूँ, तो आप बताओ क्या करना है। तो हमने एक ऐसी डमी से कागज़ बनाए कि हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं टाइप्स, हमको उसके लिए कर्जा चाहिए। तो वहाँ से हमारे को 80,000 रुपये मिले, और 80,000 रुपये हमने उठा के जहाँ पर 3 लाख रुपए देने थे वहाँ पर दे दिए, और वहाँ से मोहलत मांगी हाथ जोड़ के कि भाई हमारी नीयत अच्छी है, हम पैसा लौटा देंगे, हमको थोड़ा समय दिया जाए। तो वहाँ से हमको 6 महीने मिले। फिर उसके बाद अपन सेल्स में आ गए, और फिर धीरे 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 वो 3 लाख रुपए का कर्जा चुकाया, और वो जो 1 लाख वहाँ से 80,000 वहाँ से लिया था वो कर्जा भी चुकता किया। और फिर उसके बाद धीरे 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 कहानी अच्छी होगी। तो खुशकिस्मत हूँ मैं कि शुरुआत 3 लाख के कर्जे से हुई। अगर इतना बड़ा चैलेंज चुनौती नहीं होती तो इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक यूथ की बात है कि यूथ फंसा हुआ है, और बहुत सारे चैलेंज उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे रहते होंगे। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ यार कि कोई ना कोई बात चुभनी चाहिए आपको। अगर आपकी स्थितियाँ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती तो दुनिया में कोई स्पीकर, कोई इन्फ्लुएंसर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपकी घर की परिस्थिति, आपके परिवार की परिस्थिति, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ, बच्चे हो चुके हैं तो आपके बच्चे, अगर उनको देख के आपको मोटिवेशन नहीं आता कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, तो खुदा कसम भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। सर एक और चीज़ जानना चाहता हूँ मैं, जैसे आपने बोला कि घर गिरवी था, 3 लाख का लोन था, ओब्वियसली तब दिमाग में ये तो नहीं आया होगा कि मुझे करियर मोटिवेशनल स्पीचेस में या नहीं, motivational कभी नहीं, speaker कभी की तरह दूर दूर तक नहीं, दूर-दूर तक नहीं। दूर दूर तक नहीं सोचा था, दूर दूर तक ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। और अगर गलती से मुझे उस दौर में कोई कह देता कि तुझे ये बनना है, तो मैं बोलता था कोई और अच्छी बात करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। अच्छा, मुझे अगर कोई बोलता कि तुम्हें बोलने के पैसे मिलेंगे, तो मैं और हंसता। तो मैं बोलता अब तक तो मुझे बोला जाता है कि तू चुप रहा है, इतना काहे को बोलता है। तो मुझे अगर कोई उस वक्त ही कहता कि आपको ये सब आपके साथ हो जाएगा, तो मैं कभी बिलीव ही नहीं करता। तो फिर सवाल ये है कि एक सेल्स पर्सन, जैसे कि आपने अपनी जर्नी सेल्स पर्सन की तरह शुरू की, ये मोटिवेशनल स्पीकर कब बन गया? वो मोमेंट कौन सा था जब आपको रियलाइज हुआ या आपको इस बात के पैसे ये तो मुझे खैर अभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं कोई स्पीकर हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं जब अपने आप को सुनता हूँ तो मुझे बहुत कमियां लगती हैं। नहीं सर, हम तो मेस्मराइज हो जाते हैं। नहीं देखो, आप ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल सकते हो, जी लेकिन नहीं सर, बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं हम लोग, और ये बिल्कुल सच बात है। नहीं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। और मैं सोच के होता नहीं है, कुछ डेस्टिनी भी होती है कोई चीज़ की, ईश्वर आपके लिए कुछ चीज़ें बना देता है। तो ये जर्नी आज से 6-7 साल पहले शुरू हुई, जहाँ पर हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना शुरू किया। प्रायर टू दिस सबको पता है मैं डायरेक्ट सेल्स में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ करीब 20-21 साल से। तो वहाँ तो स्टेज होता ही है, आपको बोलना ही होता है ना। तो वो तो चल ही रहा था। तो 7-8 साल पहले कॉर्पोरेट जर्नी शुरू कैसे हुई कि हमारा एक दोस्त था, उसने कहा यार तेरा जो स्टोरी है पिछले 14-15 साल का है ना, बहुत शानदार है यार, है ना। ये आम आदमी के अंदर एक आग लगा देता है कि कैसे कैसे ऑब्स्टिकल्स, कैसे कैसे चैलेंजेस से निकल के आए। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जो सेकेंड हैंड स्कूटर चलाता था,
मर्सिडीज चला रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है, तू वहाँ जाके ये स्टोरी अपने शेयर कर और हम तुझको 50,000 रुपये देंगे। अच्छा, जो लास्ट लाइन थी हम तुझको 50,000 रुपये देंगे, मैं तो पहले ही हाँ कर चुका था। अगर वो 50,000 नहीं देता मैं तो तब भी जाके सुना देता। मुझे अच्छा लगता कि मुझे एक नए लोगों के बीच में अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। तो उसने बोला तू फ्री है? मैंने कहा बिल्कुल फ्री है, बताओ कब चलना है। तो वहाँ पर मैं गया और उस कंपनी में मैंने अपना स्टोरी शेयर किया। बहुत बड़ा कंपनी है साउथ का, शोभा लिमिटेड उसका नाम है, और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कंपनी है। तो मुझे याद है वो पहला प्रोग्राम हमने किया क्राउन प्लाजा गुड़गांव के अंदर। 65,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए, 65,000 रुपीज़। मैंने 1.5-2 घंटा वहाँ बात करी और बाद में मुझे पैसे मिल गए। तो मेरे लिए तो मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मुझे 1-1.5 घंटा बोलने के कोई 60-65 हज़ार रुपये दे देगा। तो बड़ा मज़ा आया मुझे। तो फिर 2-3 दिन बाद उसका कॉल आया कि यार वहाँ जो ऑडियंस आई थी ना वो तुझे सुन के बड़ी अच्छी लगी, तुम्हारा एक और प्रोग्राम है जनकपुरी पिकैडिली के अंदर, तो क्या वहाँ तुम दोबारा आ सकते हो, हम तुम्हें दोबारा पैसा देंगे। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। शेर के मुंह खून लग चुका था। तो मैं फिर सेकंड टाइम वहाँ गया पिकैडिली में। तो फिर उन्होंने दूसरा प्रोग्राम के बाद भी मुझे एक बार और बुलाया, थर्ड टाइम भी। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक और प्रोग्राम है रेडिसन द्वारका में, तो क्या आप वहाँ आके वही स्टोरी उसी अंदाज में दोबारा बता सकते हैं, मतलब नया ऑडियंस है। अरे मैंने कहा आप रोज़ बोलो, मैं रोज़ आ जाऊँगा। तो वो 3 बार जब मैं गया और उन्होंने मुझे तीनों बार 65,000 रुपये दिए। जब चौथी बार उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने कहा अब मैं 1 लाख रुपये लूँगा। तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जब डिमांड ज़्यादा हो ना तो रेट बढ़ा देना चाहिए। तो उसने कहा यार तो बदमाशी है। अरे मैंने कहा अब मैं 1 लाख रुपये लूँगा। तो यहाँ से फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। तब 60,000 से हमने अपना सफ़र शुरू किया। नाउ वी आर चार्जिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। सर आपने बोला कि बहुत सारे सेमिनार्स लिए हैं, हमने भी देखे हैं बहुत सारे सेमिनार्स। एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगा यार मजा आ गया, मतलब आपने खुद का ही सेशन बड़ा एंजॉय किया, बहुत बार हुआ है। क्योंकि जो स्पीकर होता है एक्चुअली डिलीवर करने के बाद उसको मालूम चल जाता है कि तूने क्या डिलीवर किया है। मुझे तो पता चल जाता है जी। लेकिन टचवुड माँ सरस्वती की बड़ी कृपा रही कि अगर मैंने 100 सेमिनार किए हैं तो 1-2 को छोड़ दूं तो 98 मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छे किए। 1-2 को मैं छोड़ दूं, जैसे एक प्रोग्राम मैंने जब करने गया तो मुझे 102-103 फीवर था और वो फीवर 5-7 दिन पहले से शुरू हो गया। तो जब मैं सेमिनार गया तो मैं इंजेक्शन लगवा के सेमिनार डिलीवर करने गया, क्योंकि वो टिकट सोल्ड आउट था तो मुझे करना ही था। ऑल्दो ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं चला होगा कि मेरे को कोई फीवर था। ऑडियंस तो कह रही थी बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि मैं वो डिलीवर नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था। तो वो एक इंसिडेंस ऐसा था कि जब मैंने ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है, और एक आध बार शायद और रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 98 टाइम्स अगर 100 प्रोग्राम दिए तो मैं सेटिस्फाइड अपने घर आया हूँ कि मैं जो चाहता था मैं वो करके आया। सर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है एंड आई थिंक आप उसका जवाब दोगे। आपने बड़ी यंग एज में स्टार्ट किया था, माशाल्लाह आप भी आज आप बहुत हैंडसम दिखते हैं, लेकिन उस टाइम में मुझे लगता है आपका ऑरा ही अलग होगा। तो ये जानना चाहते हैं कि एक हैंडसम हंक स्टेज पे एकदम छा जा रहा है, इतना अच्छा बोल रहा है, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऑडियंस भी होती है, तो कैन वी स्किप दिस क्वेश्चन? नहीं सर। तो मुझे ये जानना है वो एक ऐसा विमेन फैन मूवमेंट। नहीं, वो अभी भी है यार, ऐसी बात थोड़ी है ना कि वो जब हम यंग थे तब था, ऐसा थोड़ी ना कि अब नहीं है। नहीं भी अब ऐसा इंसल्ट मत बोलो यार ऐसा करके यार। लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा होते होंगे। आज ही मैंने लास्ट आपके सेमिनार में मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है वो मोमेंट, जब एक बच्ची को आपने बुलाया था तो उनकी माँ ने भी कहा था कि आपकी मम्मी बहुत देखती है, बेटी को बोलने को कहा था। वो मोमेंट हमने देखा है, लेकिन मुझे लगता है वो यंग एज में तो बहुत ज्यादा होता होगा। तो एक ऐसा कोई मोमेंट आपको याद आ रहा हो, एक फैन मोमेंट? नहीं, पहले तो मैं बता दूं मैं अभी भी यंग हूँ। आई एम जस्ट 44। माफी चाहूंगा इसके लिए। नहीं, ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट तो ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आता कि हाँ, लेकिन ये एक ऐसी जगह है अरविंद जहाँ अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। क्योंकि आगे जाने के लिए गाड़ी में 7 गियर होते हैं, लौटने के लिए एक ही बहुत है। एक ही रिवर्स गियर में आपकी गाड़ी वहाँ पहुँच सकती है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कैरेक्टर बोलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बचा के रखना, खासतौर पर जब आप पब्लिक लाइफ में हैं। क्योंकि हर आदमी आपको देख रहा है, हर आदमी आपको वॉच कर रहा है, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है,
और बहुत सारे लोग तो इस मौके के इंतज़ार में भी हैं कि कब आप गिरें और हम ताली बजाएं। और रहता है, ऐसा रहता है, बहुत सारे लोग, आपके साथ भी रहता होगा कि वेल विशर हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं दो चार जो आपसे, जिनको आपसे तकलीफ भी होती होगी, है ना, वो दुनिया का नियम है, वो चलता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने टचवुड आज तक, मेरे को इस पब्लिक लाइफ में 22-23 साल हो गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे कॉलर के ऊपर कोई पिन का निशान भी नहीं है। तो ऐसा, मतलब बाकी इंसिडेंट्स तो बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग प्यार में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, मैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं बच जाऊँ। नहीं, पर फिर भी कभी इंस्टाग्राम पे हाँ, एक बार हुआ था कि एक लड़की थी जी और वो मुझे कुछ बैंड देना चाहती थी, वो फ्रेंडशिप बैंड क्या होते हैं आजकल, तो वो आई कि आपको मैंने बैंड देना है। तो मेरा सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, तो मैंने बोला बिल्कुल, बहन को तो भाई को कुछ ना कुछ देना ही चाहिए, इससे अच्छी क्या बात है, तो तू बांध दे, राखी भी आने वाली है। तो मैंने इस तरीके से बचा लिया अपने आप को, और उसका चेहरा उतर गया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं बच जाता हूँ। क्या बात है सर। थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में जब मैं आपका सेमिनार कल ले रहा था तो आप बता रहे थे कि आपके लास्ट ईयर या आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आपके घर में 2 लोग गुजर गए थे, और वो मोमेंट, क्योंकि बहुत सारे यूथ आपको देख रहा है, आपसे इंस्पायर होता है, और बहुत बार हमें लाइफ में झटके लगते हैं, अप्स एंड डाउन्स इज कॉल्ड लाइफ। तो वो मोमेंट कैसा था, आप उससे कैसे निकल आए और अब फिर से आप छा रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। Please आप- डिजास्टर था लाइफ का, जी कोई दो राय नहीं है इसमें। और 23 अप्रैल को मुझे कोविड हुआ, इससे पहले वाले अप्रैल में, लास्ट टू लास्ट अप्रैल, मुझे क्या, हमारे पूरे परिवार को कोविड हो गया था। मी, माय वाइफ, माय फादर, मदर, वी हैव जॉइंट फैमिली, चाचा जी, चाची जी, उनकी दोनों बेटियां, माय एल्डर डॉटर, छोटी वाली बेटी को नहीं हुआ था भगवान के आशीर्वाद से, बाकी वी ऑल गेट इन्फेक्टेड। मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ रह रही थी ऑन दैट टाइम, शी वॉज वर्किंग विद सिटी बैंक, तो उनको भी कोविड हो गया, शी वॉज 46-47 ओनली। तो 23 अप्रैल को कोविड हुआ, और 27 अप्रैल को अपने फादर को हमने हॉस्पिटलाइज किया बिकॉज ऑफ द, उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 72-75 तक चला गया था। 27 को उनको एडमिट किया, और 2 मई को मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को एडमिट किया, 3 मई को मैंने अपनी वाइफ को एडमिट किया। मतलब ऐसा होता था कि उस सेकंड लॉकडाउन में, सब लॉकडाउन था, सायरन की आवाज़ें, एक एम्बुलेंस आती थी घर से, एक को लेके जाती थी, 2 दिन के बाद एक और एम्बुलेंस आती थी, वो दूसरे को लेके जाती थी, 4 दिन के बाद फिर एम्बुलेंस आती थी, तीसरे को लेके जाती थी। तो 3 लोग घर से हॉस्पिटल गए, जिसमें से 2 वापस नहीं आए। और माई सिस्टर इन लॉ पास्ड अवे ऑन 3 मई, माई फादर पास्ड अवे ऑन 4 मई। तो 4 मई को हमने 2 संस्कार किए, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। और वाइफ वाज वेरी क्रिटिकल, शी वाज इन आईसीयू विद बायपैक मशीन, 27 दिन वो आईसीयू में थी, सीवियर कंडीशन में। सीटी स्कोर था 24 आउट ऑफ 25, 95% लंग्स ख़त्म थे उनके। मेरा सीटी स्कोर 20 आउट ऑफ 25 था, तो 80% मेरा भी मामला साफ था। तो वहाँ जब हॉस्पिटल जाता था उससे मिलने के लिए, तो मैं उसको बताता नहीं था कि इसकी सिस्टर नहीं है, मैं उसको ये भी नहीं बताता था कि पापा भी नहीं है। और वो मुझसे पूछती थी कि दोनों कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि सबसे पहले उन दोनों को हॉस्पिटल एडमिट किया था जब वो घर में थी। तो मैं बोलता था ठीक हैं, सब बढ़िया हैं। तो वहाँ उसको कुछ कहानियाँ भी सुनाता था, जोक्स सुनाता था, हंसता रहता था उसके सामने। बड़ा मुश्किल था, मतलब वो द टफेस्ट एक्टिंग जिसको आप बोलते हैं ना, कि आप 4 को शाम को संस्कार करके अपने पिता का आए हैं और रात को फिर उससे मिलके हंस हंस के बात कर रहे हैं कि सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कैसे है, अरे ठीक है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो 27 दिन तक मैंने उसको कुछ नहीं बताया। जब वो घर आई 28 मई को, तब भी मैंने सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बताया। दोनों को एक साथ बताने का भी डर लगता था मुझे कि भाई दिल है, कितना झेल सकता है। और वैसे भी बॉडी बहुत वीक थी, 28 दिन अगर आप आईसीयू में रहते हैं तो, और उसमें दवाइयाँ खतरनाक तरीके से चल रही हैं, हैवी डोजेस चल रही हैं, रेमडेसिविर लग रहे हैं, कैमरा लग रहे हैं। तो मैंने उसको नहीं बताया, पहले एक का बताया, फिर 5-6 दिन बाद दूसरे का बताया। तो बड़ा टफ थे वो 45-50 दिन, बहुत टफ थे। मतलब वो ईश्वर खैर किसी को ना दिखाए, बहुत टफ थे। तो बहुत सारे दोस्त थे जो आना चाहते थे हेल्प करने, लेकिन बेचारे नहीं आ पाए क्योंकि सेकंड वेव कुछ ऐसा था। तो मुझे बोलते थे यार बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, एसएमएस आते थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा।
तो मैं तब भी उनको यही बोलता था कि भगवान की मेरी पर बड़ी कृपा है। तो बोलते तू पागल आदमी है यार, ऐसे टाइम में तो लोग भगवान को बहुत वो करते हैं कि ऐसा तूने हमारे साथ क्यों किया। मैं बोलता हूँ भगवान की बहुत कृपा इसलिए कि मुझे जो भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। खुशियाँ दी तो बहुत छप्पड़ फाड़ के दी, बहुत सुख दिए, पैसे दिए, फेम दिया, नेम दिया, जिसकी औकात मेरी थी ही नहीं। तो आज जब वो ऐसा कर रहा है तो मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। पर उसके बाद फिर वापस आ गए बाज़ार में और पापा से आशीर्वाद लिया, लग गए आज आपके साथ बैठे हुए। बिल्कुल सर, उसके बाद ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने ये दिन देखे हैं। कल मैं इनके शो में था और मैं कह सकता हूँ द वन मैन शो, मतलब इनके लाइव सेशन को लेने का एक अलग ही मजा है। और वहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी ट्रेजेडी आपने 1 साल पहले देखी है सर, सल्यूट है आपको। पर एक और सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, उस टाइम पे ऑब्वियसली आप एक्ट कर रहे थे अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बट अंदर से अपने आप को मजबूत रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसा इंसिडेंस अरविंद कि मैं आपको बताऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू ट्रेडिशन में जब फादर चले जाते हैं तो आपको बाल जी हटाने पड़ते हैं, राइट। वो एक ट्रेडिशन है, दुनिया फॉलो करती है। मैं वो भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अगर मैं बाल हटा के अपनी वाइफ के पास जाता तो वो समझ आती कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैं लास्ट राइट में भी वो सब नहीं कर सका जो एज अ बेटा आदमी सोचता है कि चलो मुझे ये तो एक्चुअली उनके लिए करना चाहिए था, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सका। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम मैं सिर्फ यही सोचता हूँ यार कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जीवन मृत्यु ये दो चीज़ें हैं जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अननेसेसरी सोच के आप टेंशन लेते हैं यार। तो नो डाउट वो टफ टाइम था, लेकिन मुझे एक बात अच्छे से पता थी कि हमारे फादर ने हमको बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं मजबूत भी उन्होंने ही बनाया और वो हमको हमेशा समझाते थे कि माँ बाप हमेशा किसी के नहीं रहते, हमारे भी नहीं रहे तुम्हारे भी नहीं रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई हमेशा के लिए रहता है। हम आज नहीं जाएंगे 5 साल के बाद जाएंगे, जाना तो सबने। तो उनकी वो बातें ना बार बार रिकॉल होती थी कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है यार, मतलब आप भी नहीं रहेंगे एक दिन, मैं भी नहीं रहूंगा एक दिन। तो इसमें कोई ऐसा कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। माँ बाप तो किसी के भी नहीं रहते हमेशा ना। तो बस वो उनकी टीचिंग, उनकी लर्निंग, जो उन्होंने संस्कार दिए थे उन्होंने और मजबूत बनाया कि पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। एग्जैक्टली सर, मृत्यु अकेली ऐसी चीज जो शाश्वत सत्य है, हाँ, सर्टेन है, कुछ नहीं कर बाकी सकता। तो कुछ भी नहीं। राम चले गए, कृष्ण चले गए, पैगंबर चले गए, नानक चले गए, कौन नहीं गया? सब चले गए। अच्छा, एक और चीज़ आप मेरे दिमाग में आ रही थी सर कि आप इतनी सारी मोटिवेशनल स्पीचेस लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आप बताते हैं वहाँ पे। मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो आपकी माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज आप लेते हो, जो एग्जाम्पल आप जोड़ देते हो रूटीन दुनिया से, जो हमारी जिंदगानी चल रही है, वो आप कहाँ से लाते हो? वो इंस्पिरेशन, वो सब कहानियाँ, और आप जोड़ कैसे देते हो? ये कला कहाँ से सीखी आप? वो करते करते आ गई। और एक्चुअली मैं ये भी नहीं बोलूँगा करते करते आ गई। ये माइथोलॉजी और आज की डेट में उसका जो रेलिवेंस है ना, वो एक्चुअली तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई करा गया एक्चुअली आपसे। वो सोच के कोई कट पेस्ट करके, कोई एडिट करके, स्क्रिप्ट बना के, मुझे लगता है हो ही नहीं सकता। वो स्टेज पे चले गए और वो हो गया। मतलब अगर मैं दोबारा भी चाहूँ तो शायद नहीं कर सकता अब। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जो जितने भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, लोग उसे मिथ कहते हैं, बट मैं तो हमेशा सच्चाई मानता हूँ। आपका कौन सा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो आपका फेवरेट है? मुझे आपको बड़ा अच्छा लगता है। सबको पता है, श्री हनुमान जी। क्या बात है! उसके पीछे का रीजन क्या है? सबको पता है, बहुत कुछ सीखने को है। लॉट टू लर्न, लॉट टू लर्न, लॉट। मतलब रामायण के हीरो वही हैं। रामायण के असली हीरो तो हनुमान जी, श्री हनुमान जी हैं। तो हाँ, वो उनसे बहुत कुछ सीखने को है। आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पूरे रामायण उनके इर्द गिर्द नाच रही है एक्चुअली। सब कुछ उनके इर्द गिर्द हो रहा है। मतलब वो हर शॉट में है कहीं ना कहीं। मतलब वो एक साइड पार्ट नहीं है, सेंटर पार्ट है पूरे रामायण का। और उनके कैरेक्टर से बहुत सारा कुछ निकाल के लेने की जरूरत है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूथ को स्पेशली हनुमान जी से ऐसी कौन सी 3 चीजें जो सीखनी चाहिए? बहुत सारी हैं, 3000 चीजें सीख सकते हैं आप जी बताइए सर। तो सबसे पहले तो हनुमान जी से जो सीखना चाहिए वो है क्या बोलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड तो इतना है कि हमारे जो फील्ड है, जिस फील्ड में अभी हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हैं, या कुछ लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हैं, या कुछ सेल्स में अच्छा कर रहे हैं,
उन सबको एक ही बात लेके जानी चाहिए कि उन्होंने कभी भी अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर, या जब तक हम उनको समझते हैं और जानते हैं, कभी मैं शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, और कभी ये कहा ही नहीं कि ये मैंने कर दिया है। लेकिन आजकल के डिपार्टमेंट में ये बिल्कुल रिवर्स है, और हर आदमी बोलता है अरे ये तो आपको पता ही नहीं कि कौन है इसके पीछे। मतलब वो इतना अहंकार, इतना अहम है लोगों के अंदर। लेकिन उनकी अगर आप पूरा करेक्टर उठा के देख लें, आरंभ से अंत तक, जब रामायण चलती है तब तक, तो उन्होंने मैं का इस्तेमाल कभी किया ही। इन्होंने क्रेडिट दे दिया हमेशा भगवान राम को कि जो कुछ भी हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है, मैं तो कुछ नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, उनके करेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो इम्पॉसिबल कभी नहीं बोलते। मतलब उनको जो भी टास्क दिया जाता है ना, मतलब यूथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी टास्क दिया जाता है इफ बट है ही नहीं। हो सकता है, कौन करेगा, मैं करूंगा। मतलब वो नहीं बोलते यार ये कैसे होगा, इतना बड़ा काम कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है यार, कैसे होगा, नहीं हो सकता। नो, नेवर, इम्पॉसिबल उनकी डिक्शनरी का हिस्सा ही नहीं है ही नहीं डिक्शनरी का हिस्सा। कोई भी बड़ा से बड़ा टास्क हो उसे बोला अपन करेंगे, और करने के बाद भी क्रेडिट खुद नहीं लिया। क्यों कर दिया, अरे उनकी कृपा थी तो कर दिया हमने। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीखने के लिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारी चीजें हैं यार। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी यह है कि हनुमान जी ने भी इतने ज्ञानी होने के बावजूद अपने गुरु जरूर बनाए। मैंने एक आदमी से मैं मिलता था तो मैं उससे पूछता था कि भाई सब ने गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए, सांदीपनि ऋषि उनके गुरु हैं, भगवान राम ने गुरु बनाए, विश्वामित्र जी उनके गुरु हैं, हनुमान जी ने गुरु बनाए, सूर्य भगवान उनके गुरु हैं। तो मैंने एक आदमी से पूछा भाई तुमने गुरु नहीं बनाया, तो उन्होंने बोला मुझे कोई मिला ही नहीं। तो मैंने बोला यार ये तो अहंकार है। तो उसने पूछा अहंकार कैसे है? मैंने कहा तुझे एक भी आदमी नहीं मिला इस संसार में जो तुझसे ज्यादा जानता हो। ये कैसे हो सकता है कि तुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो तुझसे अधिक जानता है? तो ये तो अहंकार ही है ना। जब भगवान कृष्ण को जरूरत है गुरु की, राम को जरूरत है गुरु की, हनुमान जी को जरूरत है, तो आप और हम कौन खेत की मूली हैं? तो उनकी तीसरी लर्निंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ। इवन अ जीनियस नीड अ कोच। सचिन तेंदुलकर को भी मेंटरिंग की जरूरत है, विराट कोहली को भी जरूरत है। तो आप कौन है भाई साहब? और जिनको लगता है कि वो बिना गुरु के कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज आप 10 दिन में कर सकते हैं उसको करने में हो सकता है आपको 10 साल लग जाए बिना उनके। गूगल मैप है अगर आपके पास, तो आप जरूरत है आपको पान वाले से रास्ता पूछने की भाई आप दाहिने मुड़ूं के बाएं मुड़ूं। जब तक नहीं था तो कर नहीं रहे थे, अब गूगल मैप है तो डालिए ना, वो बता देगा आपको। टाइम सेविंग प्रोसेस। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ। कोई भी एक बनाइए, और एक बात और ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा मेंटर भी नहीं होने चाहिए। 2 तरह के लोग जिंदगी में बर्बाद हो जाते हैं, सुन लो सारी मेरी बात जो लोग मुझे सुन रहे हैं। बात नंबर 1, पहला जो किसी की नहीं सुनते वो बर्बाद होते हैं, दूसरा जो बहुत लोगों की सुनते हैं वही बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, तो एक व्यक्ति पकड़े, किसी को भी पकड़े, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, मुझे बिल्कुल ना पकड़ें, किसी को भी पकड़ लें और उसको फॉलो करें जो आपके नेचर से मैच करता हो, जिसकी बात आपको सूट करती हो। कोई भी हो सकता है ना। एक व्यक्ति को पकड़ें और उसको फिर अगले कुछ साल के लिए ब्लाइंडली फॉलो करें। तो इसी से जुड़ता मेरा अगला सवाल है, सोनू शर्मा तो बहुत लोगों के गुरु हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी का गुरु कौन? मेरे गुरु मेरे पिताजी रहे हैं जीवनदगी पर, अब नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो सिखाया मुझे पिछले 40-42 साल, और वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपके घर में ही हो, डेली आपको कोई लाइव क्लासेस मिल रही हैं, डेली कोई गीता ज्ञान की बात मिल रही है, डेली कुछ जानकारी में तो पेस्टिंग होती है धीरे 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 आपके जहन के ऊपर। तो वो मेरे लिए सबसे, और इसका एहसास अब ज़्यादा होता है। सही बात है। तब तक जो चीज़ आपके पास रहती है उसकी एहसास नहीं होता, जब वो चीज़ आपसे छूट के उड़ जाती है तब उसका एहसास ज़्यादा होता है कि यार वाकई में क्या कुछ सीखा यार हमने। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि लोग आपको मोटिवेशनल गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, बट आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? लोग आपको किस नाम से जाने, किस वे से जाने? अरे यार मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी नाम से जाने। मैं तो इतनी बात बोलता हूँ कि आज हमको सोशल मीडिया पे जो लोग भी सुनते हैं, एक व्यक्ति का भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया हो तो हमारे लिए बहुत है, बहुत है। मतलब मुझे याद है कि एक व्यक्ति से मैं मिला, ऑल्दो बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए ज़िंदगी में कि हमने आपकी वजह से सुसाइड करने जा रहे थे, नहीं किया, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिए, हमारा जॉब अच्छा हो गया, इवन डॉक्टर सुनते हैं मुझे,
चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनते हैं, लॉयर सुनते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल के लोग भी मुझे सुनते होंगे, लेकिन मुझे पता चलता है धीरे धीरे मेल्स आती हैं। अभी बेंगलोर में कल मैं जिस होटल में था लीला में, वहाँ एक MBBS MD डॉक्टर थे, वो आ गए जब मैं डिनर कर रहा था रात को कि हम आपको सुनते हैं, हम डॉक्टर हैं। अरे तो मैंने कहा यार। पर मेरा अगला सवाल है मोटिवेशनल स्पीकर को लेके। लोग आपको मोटिवेशनल स्पीकर की तरह देखते हैं, आप भी बहुत लोगों के इंस्पिरेशन है, लेकिन आपका इंस्पिरेशन कौन है? कौन सा ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? मैं आज से कुछ साल पहले जिनको मैंने सबसे पहले सुनना शुरू किया यूट्यूब के ऊपर और जिनकी किताबें मैंने पढ़नी शुरू करी, वो जिम रॉन साहब हैं। अब तो उनका डेथ हो गया, कह रहा वो नहीं है, लेकिन मैंने अरविंद उनको इतना सुना है कि मैं उनका बिगेस्ट फ़ैन हो सकता हूँ। और मैं उनको बीच में तो इतना सुनने लग गया था, यू डोंट बिलीव, कि उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग डिलीवर करने जाता ना तो मेरी चाल, हाव भाव, मतलब बॉडी लैंग्वेज, और वो उनका क्या था, वो पोडियम पे खड़े खड़े 6 घंटे का लेक्चर डिलीवर कर देते थे। मतलब वो पोडियम से ना इधर हिलते थे ना इधर, 6 घंटे वहीं पर और 6 घंटे का लेक्चर। तो मैं नॉर्मली तो स्टेज पे वॉक करके बोलता था, लेकिन मैंने बीच में इतना सुनना शुरू कर दिया कि मैं पोडियम पे खड़े खड़े 4-5-6 घंटे का लेक्चर फटाफट, और वैसे ही मेरा आवाज़ का उतार चढ़ाव शुरू हो गया। तो बाद में मुझे लोगों ने बोला ये छोटा रॉन कहाँ से आ गया यहाँ से, तो फिर मैंने उसको चेंज किया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो गलत हो रहा है एक्चुअली, तो अपनी जो खुद की पहचान है वो खराब हो जाएगी। तो मैंने बोला रॉन साहब बहुत सुन लिया अब आपको, आप नमस्ते, अब मैं अपना कुछ कर लूँगा। तो मैंने बहुत सुना उनको, फैंटास्टिक स्पीकर। जितने भी स्पीकर मैंने अपनी ज़िंदगी में सुने हैं, अगर मैं किसी को एक नंबर देना चाहता हूँ तो वो आदमी है। कोई भी आदमी अगर उनको आराम से सुने अंधेरे के अंदर अपने कान में ईयरफोन लगा के, और वो अच्छा कंटेंट सुनना चाहता है और अच्छा थ्रो सुनना चाहता है कि बात करी कैसे जाती है, तो मुझे लगता है उससे व्यक्ति बढ़िया मेरी नज़र में नहीं है। और तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी बुक्स है जो आप पढ़ते थे अपने टाइम में या अभी भी पढ़ते हैं? वो कौन सी बुक्स है जो आप सामने व्यूअर्स को भी रेकमेंड करना चाहेंगे? अगर व्यूअर कोई एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है एक किताब ज़रूर पढ़ें, और वो है तुलसीदास की रामचरितमानस। क्या बात है। दुनिया में कोई किताब पढ़ना कि मत पढ़ना, उसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि सारी किताबें वहीं से निकली हैं, गंगोत्री वही है सब वहीं से निकला है। तो वो किताब आप ज़रूर पढ़ें। मज़े की बात तो है कि सबके घर में है, खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। सबकी दादी की पोटली में होगी, माँ ने उनकी बोलते हैं मंदिर में रखी होंगी। वो कभी बहुत सारे लोगों में पढ़ी भी जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन अधिकांश यूथ जो है ना वो थोड़ा शायद नहीं पढ़ता। अब पढ़ना शुरू कर दिया है बहुत सारे लोगों ने। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि यार तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ा करो। तो मुझसे पूछते हैं आप जैसा बनने के लिए, अरे मैंने कहा रामायण पढ़ो, तो कह रहे बन जाएंगे। हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ना शुरू करें। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो सबसे अच्छी किताब अगर आप वो पढ़ें तो किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ सीखने को एक्चुअली। सर अगला सवाल मेरा ये कि बहुत सारा यूथ आपको देख रहा है और बहुत सारे लोग आपको आइडल मानते हैं और बहुत सारे यूथ ये जानना चाहते हैं कि जब सोनू शर्मा सर ने ये मोटिवेशनल सेमिनार्स करने शुरू किए, जो नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हैं मंथली, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने पाँव पर खड़े हुए, और इस लाइन में अगर वो जानना चाहते होंगे कि हम लोग कितना कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत अगर आइडिया दे दें कि हम लोग मोटिवेशन स्पीचेस के थ्रू या नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू इतना आप लोग अर्न कर सकते हैं, तो वो क्या आप बताना देखो चाहेंगे? सवाल तो ये है कि ये क्यों करना चाहते हैं आप। अगर पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं तो मत करिए फिर। ठीक है। मतलब मोटिव क्या है? पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है। मतलब आज हमारे को जो रेवेन्यू आता है, मतलब ये रेवेन्यू के लिए काम नहीं कर रहे थे, काम तो किसी और काम के लिए कर रहे थे, ये तो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया है। तो अपना पैशन है, अब क्या है, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना। अगर आपका मोटिवेशनल स्पीकर छोड़ दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, सवाल ये है कि आपका मन क्या कर रहा है करने का। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं कि सोनू जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत पैसे कमा लेते हैं, तो हम भी बन लेते हैं। अरविंद बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत पैसे कमा लेते हैं, तो हम भी बन जाते हैं। तो मत बनिए। उससे बेटर होता है कि आप कुछ और करके कम पैसे कमाते हैं लेकिन ज़िंदगी भर खुश रहते हैं, जो आपका हॉबी है, जो आपका टेस्ट है। अगर आपका ये हॉबी है और टेस्ट है तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन, मतलब मेरी नज़र में, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ तो अच्छा ही बोलूँगा, तो पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस प्रोफेशन में जो मान सम्मान इज्जत है वो पैसे से कहीं ज़्यादा बड़ी है। दूसरा, आपको खुद को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये प्रोफेशन ही ऐसा ना कि आप बिना तैयारी किए जाएंगे नहीं, और तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले लर्निंग और ट्रेनिंग तो आपकी हो जाएगी। एग्जैक्टली। आपने 10 बार ट्रेनिंग तैयार करनी है तो 10 बार तो पहले खुद सुन ली, और 4-5 बार सुनता है तभी जाके आप डिलीवर कर पाते हैं। तो दोनों काम होते हैं, आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट होता है और पैसा आ जाता है, लेकिन तभी जब आपका खुद का मन हो ये सब करने का।
तो सर अगर किसी का पैशन हो तो 3 ऐसी कौन सी चीजें जो उसमें होनी चाहिए या फिर वो स्किल तीनों डेवलप करे ताकि वो एक मोटिवेशन स्पीकर बन जाए, वो 3 रिकमेंडेशन मैं तीनों को घोट के एक ही बना देता हूँ। एक ही वर्ड है, प्रैक्टिस। ग्रेट। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कोई 3 शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, प्रैक्टिस। पर कई लोगों को सर बहुत ज्यादा स्टेज फियर होता है, जैसे आपको मैंने देखा है। हर चीज का एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। नहीं, पर अगर स्टेज पे किया, जैसे कल मैं आपका सेशन देख रहा था, तो आपने इनिशियली, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं जानबूझ के कहा था या क्या सच में आपको आप नर्वस थे? बिकॉज़ आप जब गए लाइव तो आपने सबसे पहले ये बोला कि आगे के लोग मुझे घूरना मत। तो ये मेरा डायलॉग है, मैं 100 जगह बोल चुका हूँ। अच्छा, ऐसा? एक्चुअली क्या है, स्टेज ना एक आर्ट है एक्चुअली। कुछ चीज़ें सीखी जाती हैं और कुछ चीज़ें आपको समय के साथ आ जाती हैं। जब आप किसी भी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, किसी भी गैदरिंग से आप 1 to 1 हो रहे हैं, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है उनसे कनेक्ट बनाना। कनेक्ट कैसे बनता है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, राइट। मतलब अभी तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है, वो मतलब 2-4-5 मिनट में नहीं बताया सकता। तो जब तक कनेक्ट नहीं बनता, आदमी कन्विंस नहीं होता आपकी बात से। तो कनेक्ट बनाने के लिए कुछ बातें हैं जो जानबूझ के बोली जाती हैं, सो दैट आपका कनेक्ट उनसे बन जाए, पहली बात। और दूसरे व्यक्ति को ये लगे, जो ऑडियंस में है ना, कि ये हमारी ही तरह आदमी है। मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई बहुत सुपरस्टार आया है, कोई सुपर स्पीकर आदमी। उसको आप बेशक हो, लेकिन सामने वाले को यही लगना चाहिए तो हमारे मोहल्ले का लड़का टाइप आदमी है। मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि बहुत सारे स्पीकर्स को जब आप सुनते हैं ना, तो आपको लगता है यार ये जो स्पीकर है ना, ये हम कभी नहीं बन सकते। ये टेक्निकल बोलता है, या पता नहीं कौन कौन से वर्ड यूज करता है, पता नहीं कौन से एल्गोरिथम लगाता है, कौन से डायग्राम बनाता है, ये पाई चार्ट बना देता है, ये हम ये नहीं कर सकते। लेकिन जब मुझे सुनते हैं ना, तो उनको लगता है साला ये तो हम भी कर सकते हैं, तो मेरे से वो कनेक्ट कर लेता है आदमी। तो बहुत सारे डायलॉग इसलिए भी बोले जाते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे कनेक्ट कर ले, सो दैट आपको उसके बाद जब आप डिलीवर करते हैं तो वो कन्विंस करना आपको आसान हो जाता है। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारी टीम ने कुछ रिसर्च किया आपके बारे में कि आपका एक सफ़र है सेंट्रो से मर्सिडीज तक का। तो बहुत बार, इवन मैंने कल भी आपके शुभ मुख से सुना था ये चीज़, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सेंटर से भी पीछे चलेंगे तो स्कूटर से चल रहा है वो सब। अच्छा, जिसको आप जब ढलान आता था फ्लाईओवर के ऊपर बंद कर लेते थे कि नीचे अपने आप आ जाएगा। करेक्ट। मेरे पास स्कूटर था, मैंने 5 साल स्कूटर चलाया है दिल्ली की सड़कों पे। गर्मी में परेशानी होती थी, हेलमेट लगाते थे तो पूरा का पूरा जो पसीना होता था, उसकी खुशबू हमारी मतलब सुगंध फैलती थी। बरसात में फ्लाईओवर के नीचे रोक लेते थे ताकि पानी ना पड़े। तो 5 साल चलाया। जीवन का पहला गाड़ी सेंट्रो खरीदा, सेकेंड हैंड था, 2,40,000 का, 6,336 का EMI था उसका, 80,000 डाउन पेमेंट किया था, 1,60,000 फाइनेंस कराया था। ये बात है 2001 की। तो पहला गाड़ी था, और उसमें जब मैंने ले लिया तो एक दिन मैं दिल्ली गया तो उसमें पेट्रोल इतना लग गया कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा ये तो बहुत महंगी है यार। अच्छा, आदत नहीं था ना यार, वो स्कूटर पे तो बढ़िया मामला चलता था। तो मैंने कहा ये तो मर जाएंगे। तो नया उस ज़माने में ना LPG किट आता था, 5-6 हज़ार रुपये के अंदर वो लगा देते थे। तो मैं गया, उसके बाद मैंने कहा भाई तू LPG लगा दे, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा, पेट्रोल वेट इतना दूर जाऊँगा आऊँगा, इतना तो मुझे कमाई नहीं होगी जितना मेरा पेट्रोल लग जाएगा। तो उसने फिर वो LPG किट लगाया। उस LPG किट में क्या होता था, जो घर में सिलेंडर होता था, वो भारत इंडियन का वो 14 किलो का सिलेंडर जो गैस आप घर में यूज़ करते हैं, वही लग जाता था डिग्गी के अंदर। तो अपन ने वो लगाया। फिर वो 1 रुपया किलोमीटर पड़ता था, 80 पैसे 85 पैसे किलोमीटर पड़ता, और वो बहुत कन्वीनियंट था कि मैं घर से सिलेंडर उठाता और डिग्गी में लगा लेता। और पापा मुझे बहुत डांटते भी थे कि तू ये क्या कर रहा है, क्योंकि लड़के स्मोक भी करते थे मेरी गाड़ी में बैठ के। तो पापा मुझे बोलते, साले तूने लाल बम लगा रखा है, किस दिन फट जाएगा सिलेंडर लगा हुआ और वहीं सिगरेट पीते हैं तेरे दोस्त। तो मैंने बोला पापा कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो। तो वहाँ से फिर हमने अपना कार का सफ़र शुरू किया, और अभी S क्लास तक पहुँचा है वो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी 2.25 करोड़ का गाड़ी चलाएंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। पर एक डायलॉग है ना सर, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। कल सुना था मैंने, आपने पंडित जी को कह दिया था ऐसे, वो इंसिडेंट भी साथ में शेयर कर दो तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, वो पंडित जी वाली कहानी बड़ी सिंपल सी है कि वो हमारे ज्योतिषी थे, वो फादर के हमारे मित्र थे। तो हाथ देखने, मतलब हाथ दिखा रहे थे, मेरा देख रहे थे मतलब। तो मेरे पापा को यही बोल रहे थे हाथ देख कर कि ये लड़का या तो बर्बाद हो जाएगा या ये कुछ बड़ा करेगा।
तो मैंने हाथ चटक के बोला, पंडित जी नहीं बर्बाद नहीं होगा, बड़ा करेगा कुछ। 9वीं 10वीं में था मैं, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो था। क्या फाइनली ये सेगमेंट होता है खत्म, और आई थिंक आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और खंगालते हैं सोनू सर को। सर हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर। मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछूंगा, आपको बिल्कुल शॉर्ट में उसका आंसर देना है। 1 वर्ड भी हो सकता है, स्किप भी कर सकते हैं। स्किप हाँ आप पे डिपेंड करता है। तो रैपिड फायर बहुत मजा आ जाने वाला है। और बाय द वे आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो कमेंट में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे अगली बार जब बुलाएंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। सर पहला सवाल, योर फेवरेट मोमेंट इन योर लाइफ। मैं 2000 साल तो याद नहीं आ रहा, 10-11 के आसपास होगा शायद। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया था मर्सिडीज़ के अंदर, C क्लास थी मेरे पास उस ज़माने के अंदर। वो मेरा फेवरेट मोमेंट था जब पहली बार गया मर्सिडीज़ में, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी। मैं फटाफट उतरा ड्राइविंग सीट से, घूम के गया, डोर ओपन किया, तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि हम लोग कॉलेज जाते थे लिफ्ट मांग के, पैसा नहीं होता था, रिक्शा पे जाते थे। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मर्सिडीज जैसी गाड़ी में अपना बच्चा हमारा स्कूल जाएगा। तो वो सबसे फेवरेट, अब तक का सबसे फेवरेट मोमेंट था। दूसरा सबसे बड़ा फेवरेट मोमेंट था जब मेरा दूसरी बिटिया हुई। तो जब मेरी दूसरी बेटी हुई, जब मैंने उसको पहली बार देखा, जब वो नर्स लेके आती हैं, तो वो मेरे को मतलब वो याद है मुझे, वो बहुत अच्छा था वो। अगला सवाल सर, आप टीवी, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स? नहीं, मेरे मोबाइल में कुछ नहीं है। मेरा मोबाइल आप चेक करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे मोबाइल में आपको कोई ऐप भी डाउनलोड हुआ नहीं मिलेगा। तो सवाल सर यही है कि आप क्यों नहीं देखते? अगर एक लाइन में आंसर करो तो क्या करेंगे सर? मुझे देख के मिलेगा क्या, ये बता दीजिए तो मैं बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं देखता। सही है। नेटफ्लिक्स वालों, अगर आप चाहते हो कि सर सब्सक्रिप्शन लें तो आप पहले बड़ा ऑफर दे दो, उसके बाद ही करेंगे। नहीं, मैं फिर भी नहीं देखूंगा। अगला सवाल सर, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? आपके लिए सफलता क्या है? मेरे लिए सफलता बड़ी सिंपल है कि आपका बच्चा आप जैसा बनना चाहता है तो आप सफल हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या अगर आपका बच्चा ही आप जैसा नहीं बनना चाहता आप सफल नहीं है। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि किसी को लगता है यार ये क्या मतलब है। अरे ठीक है, मेरे लिए यही मतलब है यार कि मैं दुनिया को मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा बच्चा कह रहा है अरे आप जैसा क्या बनना है पापा, छोड़ो ना, कुछ और बनते हैं। क्योंकि आप अपने बच्चे से पूछे क्या बोलेगा, विराट कोहली बनेंगे, अमिताभ बच्चन बोलेंगे, शाहरुख खान बनेंगे, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, ऐसे ऐसे नाम बोलेंगे। उससे पूछे पापा जैसा बनेगा? नहीं, पापा जैसा नहीं। पर क्या किया जिंदगी में? आपका बच्चा आप जैसा ही नहीं बनना चाह रहा, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो पंगा किया है अपनी जिंदगी के अंदर। आपके पास पैसा है कि नहीं है, लेकिन बच्चा बोलेगा पापा बनूंगा तो आप जैसा। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन तो यही बोलता होगा कि मैं बाप का 10% भी बन गया। हाँ, करेक्ट। तो जिंदगी धन्य होगी, यही बोलता होगा ना। रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर को देख के यही बोलता होगा पापा आपका 10% बन गया तो जिंदगी धन्य। तो ये है एक्चुअली सफलता। सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन बोलता होगा पापा 10% बन जाऊं आप जैसा। वो थोड़ी बोलता होगा मुझे शाहरुख खान बनना है। करेक्ट। सचिन तेंदुलकर लड़का नहीं बोलता होगा ना कि मुझे अमिताभ बच्चन बनना है या अभिषेक बच्चन बनना है। वो ये बोलता होगा पापा मैं 10% बन जाऊं आप जैसा। तो बस यही होना चाहिए कि बाप इतना सफल हो कि बच्चे उसी के अंदर अपना रोल मॉडल ढूंढ ले। क्या सर, अगला सवाल, अगर आपको ऊपर वाले से 3 पावर्स मांगने का मतलब मिल जाए, बोले कि मांगो क्या मांगना है, तो आप क्या 3 मांगे? एक ही मांगेंगे यार। एक ही। नेक बने, नेक रहें, बस। क्या बात है। अगर सोनू शर्मा सर फिर से 20s में चले जाते हैं तो एक ऐसा कोई मोमेंट जो आप फिर से जीना चाहते हो? यार वो कॉलेज के ना दिन बड़े याद आते हैं। वो जब प्रोटोकॉल नहीं थे, इतने कम पैसे में मौज ना अलग तरीके से ली जाती है कि किसी को घुमाने जाना है, ऐसे गर्लफ्रेंड को घुमाने जाना है तो आपके पास तो स्कूटर है ही नहीं, तो अरविंद को बोल रहे हैं यार बाइक दे देना यार। तो बोलते साले तूने पेट्रोल डलवाया नहीं था पिछली बार भी यार, ऐसी सूखी खड़ी कर गया था। तो पेट्रोल डलवाएगा? हाँ डलवाऊंगा। तो वो जो पुराने मोमेंट थे ना कॉलेज के, वो बड़े मिस होते हैं। अब वो लोग वैसे रहे भी नहीं, अब टाइम भी नहीं मिलता, बातचीत कमी होती है। तो वो दिन है जो बहुत याद आते हैं, जहाँ पर पैसे नहीं थे लेकिन अफेक्शन बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मैं तो ऐसे कुछ भी खा लेता हूँ यार ऐसा। अच्छा, किनके हाथ का बना आपको सबसे ज्यादा? मेरी मम्मी का। क्या बात। तो आपने नाराज नहीं कर दिया है हमारी भाभी जी को? नहीं, वो भी मेरी मम्मी का बना हुआ खाती है। ये सही है। अच्छा, अब तक का सबसे बेस्ट प्लेस जो आपने विजिट किया वो बड़ा अच्छा? सिंगापुर। 2008 में गया था मैं वहाँ पे पहली बार।
करीब करीब 14-15 साल हो गए, और वो 5-6 दिन का ट्रिप था शायद, सेंटोसा आइलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज। पहली बार हमने इतना ग्लोरीफाई वर्ल्ड देखा अपनी आंखों में, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी देख पाएंगे। तो वो मेमोरीज पहली थी, शायद इसलिए अच्छी थी। ऑल दो कंट्री भी बहुत सुंदर है, तो वो बहुत सही लगा मुझे। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? आपको क्या देख के मुझे लगता है, आपको देख के लगता है कि मैं अरेंज मैरिज कर सकता हूँ? बोलने वाला ही था मैं। नहीं, 100% लव, 101% लव। तो अगला मैं तो सवाल, प्यार का ही आदमी हूँ। अच्छा ऐसा? हाँ, 100%। तो अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ता हुआ है कि आपने पहली बार किसी को प्रपोज किया था तो वो कौन थे और कैसे किया था? मैं 10th में था शायद, हाँ 10th में रहा, हाँ 10th में था। तो मेरी जो 10th में, अच्छा नहीं हुआ क्या कि एक लड़की थी हमारे साथ 10th में जो पढ़ती थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने, अच्छा हमारे ज़माने में, हम तो पुराने ज़माने के लोग हो गए अब, हमारे ज़माने में प्यार व्यार नहीं होता था, फ्रेंडशिप होती थी, है ना। और फ्रेंडशिप बैंड बांधे जाते थे। आई लव यू तो बहुत बाद में होता था, आई लव यू तो चौथा 5वां स्टेप था, अभी तो आई लव यू पहला स्टेप हो गया है। तो मैंने उसको बोला तू फ्रेंडशिप कर ले मेरे से। वो 10th में हम लोग साथ में पढ़ते थे, ट्यूशन में साथ पढ़ते थे, स्कूल दोनों का अलग अलग था। तो हमारी जो भेंट थी वो ट्यूशन में थी। तो मना कर दी हमको, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो 3 साल में उसके पीछे लगा रहा, 10th 11th 12th। मैंने उसको बड़े प्रपोज किए, लेकिन वो बार बार मुझे बोलती है अपनी शक्ल देख, अपनी शक्ल देख। अच्छा मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ठीक ठाक दिखता था यार तब भी। मैंने बोला यार इसका क्या मतलब। मैंने उसकी सहेली से पूछा भाई कि इसके क्या प्रॉब्लम है, भाई मुझसे नहीं करेगी किसी से तो करेगी। तो उसने बोला नहीं तू जानता है ये कौन है? तो मैंने कहा कौन, कोई अमिताभ बच्चन की लड़की है। तो उसने बोला इसके फादर सेंट्रल वाटर कमीशन में डायरेक्टर हैं, और अपने को देख तू गरीब आदमी, मतलब उसके पापा के पास नीली बत्ती वाली गाड़ी, गनमैन, ये सब ताम झाम चलता था। अच्छा हमको क्या, अब प्यार थोड़ी ना देख रहा है नीली बत्ती है कि मत करो प्यार इससे। तो मैंने बोला यार अच्छे। तो 12th के बाद वो जिस कॉलेज में चलेगी पीछे पीछे हम भी चले गए एडमिशन लेके। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, हमने बोला भाई कर ले देख मान जा। तो 3 साल हमको बोलती रही तू भग जाए यहाँ से। 3 साल स्कूल के और 3 साल ग्रेजुएशन के, उसने हमको खूब टरकाया। फिर ग्रेजुएशन के बाद वो चलेगी NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, साउथ दिल्ली में है, फैशन डिजाइनिंग करने। अब वो सिर्फ लड़कियों का था, तो वहाँ हम एडमिशन भी नहीं ले सकते थे। तो जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती वो थी एक। तो हमने कहा अब क्या करें। अच्छा जहाँ चाह वहाँ रहा। तो उस NIFT के सामने एक चाय वाले की टपरी होती थी, वो हम जैसे आशिकों के लिए भगवान ने उसको वहाँ बिठाया था। तो हम वहाँ बैठ के चाय पीते थे और सामने ताड़ते थे कि बाहर आएगी फिर मैं इससे बात करूँगा। तो मैंने उसको बोला देख भाई ग्रेजुएशन खत्म होगी, 1-2 साल बाद शादी हो जाएगी, टाइम निकलता जा रहा है, तू कर दे। हाँ अच्छा लड़का हूँ मैं तेरे को। अच्छा लड़का तो ठीक है, साला कुछ कमाता नहीं, कुछ पैसे नहीं, बाप के पास पैसे नहीं, घर तेरा गिरवी, सारी कहानी। तो वो मना कर। तो 95 से लेकर 2005 तक अरविंद जी मैं उसके पीछे लगा रहा। 10 साल। आज वो मेरे 2 बच्चों की माँ है। डायलॉग ऑफ द डे। तो 10 साल में उसने मेरे बड़े चक्कर कटवाए। फाइनली इन 2006 वी गॉट मैरिड। अमेजिंग। फिर राजी कैसे हो गए जब मना ही करते रहे? तो मैं थोड़ा नहीं अरे मैं पैसे कमाने लग गया था। अच्छा 2006 तक आते तब मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक, मेरा सिविक सिविक नहीं थी मेरे पास तब, असेंट थी और एक फोर्ड आइकॉन थी। सिविक तो मैंने 8 में ली। तो तब मैं सेमिनार करना शुरू कर दिया था। तो उसने मुझे बोला कि मैं अपने पापा को क्या बोलूँगी कि तू क्या करता है। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती और बहुत सारे लोग एंटी है, नेगेटिव भी रहते हैं। तो मैं बताऊंगी क्या तुम क्या करते हो। मैंने कहा तू कुछ मत बताइयो, तू मेरे सेमिनार में पापा को बैठा दे बस। क्या? तो वो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो आए, मैंने 2-4 लड़कों को बोला, मैंने कहा भाई साहब मेरा रिश्ता बिगड़ गया ना अगर आज तो मैं मारूंगा बहुत तुम सबको। आज मेरा सेमिनार का एक ही पर्पस है कि अंकल सेट होने चाहिए तुम्हारे। तो वो अंकल को, पापा को ला के आगे होने वाली रो में बिठाया और मैंने देख लिया कि भैया शिकार आ गया। आज तो मेरा सेमिनार केंद्रित है कि इतनी जबरदस्त सेमिनार दूं, सेल होए ना होए मुझे सेमिनार से कोई लेना देना नहीं था। ससुर इंप्रेस होने चाहिए। वो मैंने जब स्टेज पे मुझे बुलाया
जो लड़का मुझे बुलाने जा रहा था, मैंने कहा इतनी तारीफ करी आज तो मेरी कि दुनिया का सबसे महान आदमी मैं ही हूँ। तो उसको मैंने पूरा ट्रेंड किया, उसने बढ़िया तरीके से मुझे स्टेज पे बुलाया, सब खड़े हो गए, 700-800 लोग, फिक्की कनॉट प्लेस में प्रोग्राम था, 600 लोगों की कैपेसिटी थी वहाँ पर, सब खड़े हो गए। तो मेरे ससुर को लगा यार कोई बड़ा आदमी आ रहा है, और मैं गया, फिर मैंने डिलीवर किया और देखा को 15-20 मिनट के बाद वो जा रहे थे। मेरे को लगा, मैंने कहा भाई तो काम खराब हो गया, पूरा सुना भी नहीं उन्होंने। और जैसे तैसे मैंने सेमिनार किया, फिर शाम को जब मेरी बात उन्होंने बोला पापा तो बड़े इंप्रेस है, हाँ कर दी तो हमने इस तरह षड्यंत्र करके लड़की फंसाई। ये वीडियो जाना चाहिए ससुर जी के पास। नहीं, ससुर जी के पास नहीं जा सकता, ससुर जी भी चले गए। माय फादर इन लॉ पास्ड अवे आई थिंक 3-4 years 5 years बैक। तो अब वो उनके पास जा नहीं सकता वीडियो। वैसे वो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं बैठ के सोच रहे होंगे कि देखो इसने मुझे ऐसे फंसाया था क्या। लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी, जब तक वो जिंदा थे ही वॉज वेरी हैप्पी, और उनको इस बात से हमेशा तसल्ली रही कि उनका बेटी हमेशा खुश है, सही जगह मैंने उसका शादी कर दिया है। एट द लास्ट मोमेंट भी मैं उनके साथ ही था, हॉस्पिटल में थे जब 10-12 दिन वो भी हॉस्पिटल में थे, तब मैं उनके साथ ही था। तो जाना सबने है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। जी, पर ये कुछ ऐसे स्टोरी मेरा भी है, मुझे अपने ससुर जी याद आ गए ऐसे कुछ था। खैर अगले सवाल पर चलते हैं सर। व्हाट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर? मतलब आपको लगता है लाइफ में वो डिसीजन मैंने लिया अपने करियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। यार ऐसा आज से 3-3.5 साल पहले का एक डिसीजन है जो मैंने लिया था। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, 14-15 साल मैंने वहाँ बिताए, तो उसको स्विच ओवर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज आई वॉज अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपीज़ अ मंथ। तो आज से 3-3.5 साल पहले तो 30 लाख रुपए बाद हैंडसम अमाउंट। तो वहाँ से स्विच ओवर करके ज़ीरो से फिर से रीस्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था, लेकिन वो लेना बहुत ज़रूरी था। तो वो डिसीजन मुझे लगता है कि वो राइट टाइम पे लिया गया, एक राइट मूव था जिसने मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों का लाइफ स्टेबल कर दिया। सर अगला सवाल है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप जनरली ऐसे फ्री होते हैं तो गुनगुनाते हैं? वो देवानंद का एक गाना है और साधना का, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और वो है अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत खूबसूरत गाना है, वो मेल और फीमेल दोनों वर्जन में है एक्चुअली, बहुत सुंदर गाना है। तो अब हम मान लें कि आप भाभी जी को डेडिकेट कर रहे हैं गाना? हाँ, मतलब वो बहुत सुंदर गाना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बार सुना मैंने। क्या बात है, क्या बात है। तो 2 लाइनें हो जाए उसकी? वो गा नहीं सकता मैं। ओके, मेरी आवाज सुनेंगे लोग तो बंद कर देंगे ये इंटरव्यू। नहीं, घर में कोई तो अच्छा गाता होगा, मतलब आप... मेरी बड़ी बेटी बहुत अच्छा गाती है, अभी वो 10th में है, बहुत अच्छा गाती है वो। मेरे जो फादर थे वो उसको सिखाते थे, मेरे फादर बहुत अच्छा गाते थे, तो मेरे फादर उसको हारमोनियम और ये शास्त्रीय संगीत उसको सिखाते थे। तो जब तक वो रहे तो वो उनसे सीखती रही, तो अभी वो बहुत अच्छा गाती है। वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हैं, आपने जब मैंने पूछा आपसे को आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है तो आपने बहुत पुराना सॉन्ग बताया। हाँ, मुझे नए गाने नहीं पसंद आते। मैं एक्चुअली पहले तो मैं बहुत गाने सुनता था, मेरे पास टाइम थोड़ा सा नहीं रहता, लेकिन मेरी गाड़ी में एक ही DVD लगी हुई है जिसमें सिर्फ पुराने गाने हैं, और कोई 114-115 गाने हैं, उसका एक ही DVD है, उसमें 114-15 गाने हैं, और वो पिछले 7 साल से वही DVD लगी है। वही मुझे तो बहुत टाइम बाद पता चला था जब मैंने C क्लास सेल करी कि इसमें 6 CD चेंजर है, वो एक ही लगी हुई। हाँ, मुझे पता ही नहीं था, वो एक ही चलाता था। फिर वो उसमें से निकाल के मैंने E क्लास में वो DVD लगा ली। अच्छा, फिर वही अच्छा DVD चल रही है इतनी अच्छी कि मैंने E क्लास से निकाल के उसको S क्लास में लगा ली, लेकिन वो एक ही DVD है जो इतने सारे साल से चल रही है। नहीं, मैं ये सरप्राइज हूँ कि मर्सिडीज में DVD प्लेयर भी आ रहे हैं, मतलब वो अपडेट नहीं कर रहे उसको? नहीं, मतलब वो गाना वही है, 114-115 गाने हैं जो वही चलते हैं बस, और मैंने कोई गाना अपनी लाइफ में चेंज नहीं किया। अमेजिंग सर। ऐसी बॉलीवुड मूवी जिसको देखकर आपको लगा यार क्या मूवी है, मतलब आपको बार बार देखने का मन? मुगले आजम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बार देखी हूँ, कम से कम 20-25 बार देखा होगा मैंने। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपने रिसीव किया और आपको बड़ा अच्छा लगा किसी से? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? वही बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था यार, जब वो जिसका किडनी फेल हुआ और उसने मुझे कहा कि जब डायलिसिस होता है तो मैं आपको सुनता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि 4 घंटे कैसे निकल गए। क्या बात है। और एक बेस्ट सजेशन जो आपको किसी से मिला और फिर आपकी ज़िंदगी बदल गई? ऐसा कोई खास एक याद तो नहीं आता कि ऐसा कर लो तो लाइफ चेंज हो जाएगी टाइप्स, ऐसा कुछ ऐसा नहीं।
अमेजिंग, ये सेगमेंट भी होता है खत्म। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है, एक वर्ड मैं सर बोलूंगा अभी, एक लाइन भी हो सकती है, बट वो सुनते ही आपके दिमाग में जो एक शब्द आता है इसको सुनने के बाद, जैसे हमारे दिमाग में आता है, अगर मैं बोलता हूँ सोनू शर्मा, तो मेरे दिमाग में आता है द मोटिवेशनल लेजेंड। तो आपके दिमाग में इन सब शब्दों को सुनने के बाद क्या आता है वो आपको कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। नया बिल्कुल। सेगमेंट है सर। ओके, ऐसी चीज जो आपके लिए एडवेंचरस है, शौकीन हो आप उस चीज से। क्रिकेट खेलना अमेजिंग। आपके स्कूल डेज। फैंटास्टिक। अमेजिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया राइट। मुझे लगता है अपने प्राइम टाइम पे है। अमेजिंग। आईपीएल मुझे पसंद नहीं है। पर क्रिकेट मुझे पसंद है, लेकिन आईपीएल मुझे पसंद नहीं है। रतन टाटा। मुझे लगता है नहीं कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान में ऐसा है जिसने इतना कंट्रीब्यूट किया होगा शायद, जो उसने इंडियन इकॉनमी के लिए और भारत के लोगों के लिए किया। फ्रॉम रतन टाटा टू जमशेद जी टाटा जो उनके पिताजी थे, वो पूरी एक लेगेसी है, तो कोई मैच ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। आपका बेस्ट टाइम पास जब आप फ्री हो? यार अभी तो टाइम मिलता नहीं अरविंद जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टाइम पास तो तब होगा जब टाइम में तो बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी तो लगता है यार ये इतना भी नहीं करना चाहिए, आदमी को ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। सुन लो आपके लिए अलार्म है। नहीं, सच में बता रहा हूँ, कभी कभी लगता है कि नहीं यार इतना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर कभी सोचते हैं यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर आपको ईश्वर ने मौका दिया है इतना करने का और कृपा करी है तो करना चाहिए, फिर तो सोच के फिर दोबारा से लग जाते हैं। टाइम पास ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री और स्किल? 101% स्किल यार। कोई भी मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। इंडियन पेरेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। बच्चों को बच्चा नहीं प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये मतलब वो बंदिशें कुछ ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हैं, लेकिन फ्रीडम बहुत कम है। इंडियन यूथ असीम संभावनाएं हैं। मुझे पता है कि जितना टैलेंट हमारे में 25 साल की उम्र में था, उतना टैलेंट आज डेट में बच्चों में 12-13 साल की उम्र में है। करेक्ट है सर, बिल्कुल। हमको आज बच्चों से पूछना पड़ता है कि बेटा इसमें मोबाइल में ये जाना है तो कैसे करना है। मेरी 10 साल की बेटी है, वो मुझसे ज़्यादा जानती होगी टेक्निकल टर्म्स के अंदर, मुझे नहीं पता, मैं बुद्धू आदमी हूँ। ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें जो यूथ को आपसे ज़्यादा पता है, और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। हर माँ बाप को ये मान ले, हर बच्चे जीनियस ही पैदा होते हैं, लेकिन माँ बाप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारा बच्चा हम ज़्यादा जीनियस हो सकता है। इंडियन पॉलिटिक्स मत पूछो यार, ये तो अब मैं कुछ बोल लूँगा तो ना बहुत दूर तक चली जाएगी बात। सर हम तो चाहते हैं दूर तक जाए, इस कमरे में बंद रख के क्या करेंगे? Politicians are not leaders. There is a difference between a politician and a leader. आज के दिन में पॉलिटिशियन लीडर नहीं है, सबका एक निहित स्वार्थ है यार, और वो स्वार्थ मतलब सबका तो नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा बोलूँगा तो मैं गलत होगा। पॉलिटिशियन लीडर नहीं है। कोई भी आदमी जब आपसे वोट मांगने आता है ना, तो आप सिर्फ एक ही बात पूछिए उससे कि मुझे बताइए कि आप मेरे बच्चों के लिए अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। मैं आपको वोट दे देता हूँ या दे देती हूँ, आप मुझे सिर्फ 4-5 चीज़ें बताएं जो आप मेरे बच्चों के लिए करने वाले हैं। हम डैम बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, ये मत बताइए। आप मुझे बताइए कि मेरे बच्चों के लिए आप अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, और उससे पूछिए। मैं दावा देता हूँ उसमें से बहुत सारे लोग आपको बता ही नहीं पाएंगे। सचिन तेंदुलकर आइकन है यार, आइकन, बहुत कुछ सीखने को है। योर फेवरेट मेमोरी? माई फेवरेट मेमोरी, जब मैंने एस क्लास की पीछे वाली सीट पर अपने पापा को बिठाया और उनकी पसंद का गाना चलाया और उनको ड्राइव पे ले गया, लॉन्ग ड्राइव। क्या ओह माय गॉड, वो तो अभी ऐसे जब याद आ रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, वो मैंने सीट बड़ी कर दी, और एस क्लास का पीछे वाला सीट ना बिल्कुल लेट जाता है। तो मैंने पापा को बोला आप इस पर बैठो आराम से, और मैं उनको लंबी ड्राइव, मतलब 200-250 किलोमीटर के ड्राइव पे किसी जगह जाना था अपने को, तो वहाँ हम गए, फिर उनको वापस लेकर आया और उनके पीछे उनकी पसंद के गाने मैं बजाता रहा 3-3.5 घंटा। यार गाड़ी तो बहुत शानदार है यार, ये तो बहुत अच्छा दिन था वो। फाइनली हीरोइज्म या डिग्निटी? 101% डिग्निटी, नो सेकंड। सोनू शर्मा साधारण आदमी जिसको भगवान ने
पहलवान बना दिया है तो बताएं। नहीं, ये आप नहीं मानते। नहीं आप मत मानो, मैं तो मानता हूँ, बेशक मत मानो, मुझे अच्छे हर आदमी को अपनी औकात पता होती है, मुझे मेरी औकात बहुत अच्छे से पता है। ये कुछ भी हो रहा है वो करने वाला करता है, बस जिस दिन आपको लगेगा कि आप कर रहे हैं तो भी मिल गया अच्छे से। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, जिंदगी हंसते हुए बिताओ, हंसते हुए जियो, खूब हंसो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज मैं एक जगह पे गया, मैंने वहां पर लोगों को बोला, मैं जगह का नाम नहीं ले सकता, यार यहाँ पर कोई हंस क्यों नहीं रहा, इतने उदास लोग क्यों बैठे हैं, वर्क प्रेशर है, टेंशन है, क्या दिक्कत है? ये देखता हूँ सड़क पे लोग चलते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसो। मैं तो कहता हूँ आप मुस्कुराओ, कोई बात मिले तो किसी बात पे हंसो, बात ना मिले तो बिन बात हंसो लेकिन एक्चुअली हंसो। अच्छा, और हंसोगे कहाँ? जब पुरानी दोस्ती के बीच में आप जाते हो ना, तब आप हंसना शुरू कर देते हैं। आप गौर करिए, आप ऑफिस पे जब बैठते हैं तो शायद इतना नहीं आप हंसते, लेकिन आप पुराने दोस्तों के बीच में जैसे जाते हैं ना तो आप खुल जाते हैं, वैसे खूब हंसते हैं, बिन बात के हंसते हैं, पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, गिर जाते हैं नीचे। जिंदगी एक ही है कि खूब हंसो यार, क्योंकि टफ है, आसान तो है ही नहीं, पहाड़ जैसी जिंदगी आसान नहीं है, तो वैसे भी आसान नहीं है। अगर और उदास हो गए तो ये और टफ हो जाएगी। करेक्ट। तो हंसते हुए निकलेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकल गई। तो जिंदगी ये कि खूब हंसें, मुस्कुराएं, चुटकुले सुने, 10-10 बार सुने, और बात मिले तो बात में हंसे, नहीं मिले तो बिन बात हंसे। सामने वाले को लगना चाहिए क्यों हंस रहा है, वो वैसे ही बस अपने आप में एंजॉय करें। वाह, फाइनली ये सेगमेंट भी खत्म हो गया। अब हम आखिरी पड़ा, बहुत सारा यूथ है जनरली। पहले तो जब मैंने आपसे कहा कि आपके जवानी के दिन, पर आपने कहा कि नहीं अभी भी मैं जवान हूँ, पर हम जानते हैं सर आप में एंथुसियाज्म उतना ही है। और इनफैक्ट मुझे लगता है आपकी फ़ैन फॉलोइंग 15 से 25 और 30 की उम्र के ज़्यादा लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, आपको आइडल मानते हैं। तो मेरा जो आखिरी सवाल है सर, एक मैसेज या ऐसी कोई एडवाइस जो एक बड़े भाई की तरह या एक गुरु की तरह, एक मेंटर की तरह, अब ये जितना इंडियन यूथ है जिसमें आप बहुत सारी संभावनाएं देखते हैं, आपको लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको आप देना चाहेंगे सर, वो क्या? नशा करो। लेकिन पूरी बात सुनो ना, नीचे वाला हाथ मैंने लगाया नहीं। नशा वो करो जो अगले दिन उतरे नहीं। क्या? वो नशा क्या जो अगले दिन उतर जाए यार। आपने पैक लगा लिया, ड्रग्स ले लिया, ये 2 दिन में उतर जाएगा, फिर चढ़ाने के लिए फिर लगाना पड़ेगा। नशा वो करो जो उतरे नहीं। वो नशा है काम का, मेहनत का, जो एक बार चढ़ जाता है ना अरविंद जी, फिर उतारे नहीं उतरता, फिर तभी उतरता है जब आदमी निकलता है। तो खूब नशा करो, लेकिन वो काम का नशा होना चाहिए। और आप यूथ हैं और ये फालतू फंड की चीज़ें छोड़ें। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं गुटखा पान तंबाकू नहीं खाता, मैं शराब से कोसों दूर हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, फिर भी नशे में रहता हूँ। काम का ही नशा इतना है, तो वो नशा करो जो कभी उतरे ही नहीं यार। ये तो उतर जाएंगे एक दिन 2 दिन के बाद, सब उतर जाते हैं, और कुछ लेके ही जाते हैं, दे के कुछ नहीं जाते। और जो मैं नशा कर रहा हूँ वो लेके कुछ नहीं जाता, वो दे के ही जाता है। मुझे तो ऐसा मन कर रहा है कि भाई ये कभी खत्म ही ना हो। ये पल इतने हसीन है मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना कुछ सीखने को हम लोगों को मिल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि ये नेवर एंडिंग इंटरव्यू हो, लेकिन समय की पाबंदियां हैं, सर को भी जाना है। इस इंटरव्यू को आज ही खत्म करते हैं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि ऐसे अमेजिंग इंटरव्यूज, ऐसे अमेजिंग लोग आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे, इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? सिंपली पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, अभी जो हमने पॉडकास्ट किया सोनू शर्मा जी के लिए, सबसे पहले तो आपको बहुत सारे हार्ट्स देने हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आपको ये बताना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, और किस क्वेश्चन का आंसर आपको सोनू शर्मा सर से अनएक्सपेक्टेड था। आप उसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ेंगे। वो आप लिखना मत भूलिएगा, एक अच्छे कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया टेंजा टॉक में हमारे साथ आने के लिए। शुक्रिया अरविंद, मेरा दिन बना दिया आपने, और मुझे लगता है कि ये अब तक का फाइनेस्ट पॉडकास्ट रहा। एक बार तालियां हो जाए यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों की आवाज है ना ऐसे नहीं है। बहुत सर एक बात बताता हूँ सर, हमने अभी तक 15 एपिसोड कर चुके हैं। हमने आज तक तालियां नहीं बजवाई हैं। ये पहली बार है जब हम तालियां बजाएं।